नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल एड्यू एरा में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जनरल साइंस में केमिस्ट्री में पढ़ा था रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में और रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों के बारे में। आज की क्लास में हम उससे अगला मॉडल पढ़ेंगे, वो है निल्स बोर का परमाणु मॉडल। जो निल्स बोर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए अपना मॉडल दिया और उन्होंने अपना ये मॉडल सबसे पहले हाइड्रोजन परमाणु पर दिया था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि निल्स बोर ने अपना मॉडल किसके ऊपर दिया, तो ध्यान रखिएगा निल्स बोर ने अपना मॉडल हाइड्रोजन परमाणु के ऊपर दिया था। निल्स बोर ने बोला कि एक परमाणु में जो नाभिक है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर तो लगाते हैं, लेकिन जो चक्कर लगाने वाले जो कक्ष होते हैं वो एक निश्चित ऊर्जा स्तर के होते हैं, यानी ये कभी भी ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते। निल्स बोर ने इन चक्कर लगाने वाले कक्षों को कोश, कक्षा अथवा ऊर्जा स्तर, पथ, ये सब नाम दिए तथा निल्स बोर ने इन सबको कुछ नामों से रिप्रेजेंट किया। वो थे KLMN कोश, तथा उन्होंने इनके लिए n का मान 1 2 3 4 बताया। जैसे कि इस चित्र में आप देख रहे हैं, इस चित्र में सेंट्रल पॉइंट नाभिक है और नाभिक के चारों तरफ निश्चित ऊर्जा स्तर वाले कोश दे रखे हैं। नाभिक के सबसे पास वाला जो कोश है जिसकी ऊर्जा सबसे कम होती है, उस कोश को निल्स बोर ने K कोश नाम दिया तथा इसके लिए n का मान निल्स बोर ने 1 बताया। इसी तरीके से K कोश के बाद में उच्च ऊर्जा स्तर वाला जो कोश है उसको निल्स बोर ने L नाम दिया तथा उसके लिए n का मान 2 बताया। इसी तरीके से M तथा N ऊर्जा स्तर वाले कोशों के लिए निल्स बोर ने n का मान 3 तथा 4 बताया था। बोर ने प्रत्येक कक्षा में या प्रत्येक कोश में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसका निर्धारण करने के लिए एक सूत्र दिया। वो सूत्र था 2n²। इस 2n² के सूत्र के द्वारा हम लोग अलग अलग कोश या कक्षा में पाए जाने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का निर्धारण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बात करें K कोश की, तो K कोश के लिए निल्स बोर ने n का मान दिया था 1। जब n का मान 1 दिया तो 2n² के सूत्र द्वारा K कोश में पाए जाने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? K के लिए n का मान 1 होता है तो 2 × 1² यानी 2। इसका मतलब जो नाभिक के सबसे पास वाला कोश है यानी जो K कोश है उसमें पाए जाने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी। इसी तरीके से हम बात करें अगर L कोश की, तो L कोश के लिए निल्स बोर ने n का मान 2 बताया। अगर n का मान 2 है तो इस सूत्र के अनुसार जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी L कोश में वो होगी 8। इसी तरीके से M और N कोश के ऊपर अगर इस सूत्र को अप्लाई किया जाए तो पाए जाने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 तथा 32 होगी। इस तरीके से निल्स बोर ने एक और यह चीज़ दी कि किसी भी कोश में पाए जाने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप 2n² के सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ये 2n² वाला फॉर्मूला जो है ये भी कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे रीट लेवल जैसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि किसी भी कोश में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किस फॉर्मूला से ज्ञात किया जाता है, या फिर पूछ लिया जाएगा कि K कोश, L कोश, M कोश अथवा N कोश में पाए जाने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का निर्धारण कीजिए। तो इनकी संख्या का निर्धारण हम इस सूत्र की सहायता से आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद जो निल्स बोर ने तीसरी बात बोली वो ये थी कि जब भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में गमन करता है तो उस पर 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं, 2 प्रकार के फोर्स कार्य करते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर जब वो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ये 2 प्रकार के फोर्स कहलाते हैं अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल को इंग्लिश में सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। देखिए, जो अभिकेंद्रीय बल है यानी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमेशा नाभिक की तरफ लगेगा, यानी अंदर की तरफ जो फोर्स लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है और इसको ZE²/R² के सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। यहाँ पे सिर्फ इस फॉर्मूले को कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या होता है। सेकंड जो फोर्स है वो है अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ध्यान रखिएगा कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो हमेशा नाभिक के अपोजिट साइड यानी बाहर की तरफ लगता है और अपकेंद्रीय बल को mv²/r के फॉर्मूला द्वारा ज्ञात किया जाता है। यहाँ आपको 2
बातें बस ध्यान रखनी है कि किसी भी परमाणु में दो टाइप के फोर्स लगते हैं, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा अंदर की तरफ लगेगा, जबकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो हमेशा बाहर की तरफ लगेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स को Zd²/r² के फॉर्मूला द्वारा ज्ञात करते हैं, जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को mv²/r के फॉर्मूला द्वारा ज्ञात करते हैं। इसके बाद निल्स बोर ने जो चौथी बात थी वो ये बोली कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वृत्ताकार पथ में गमन करता है, नो डाउट, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं वृत्ताकार कक्षा या पथों में गमन करेगा जिनके कोणीय संवेग का मान NH/2π का पूर्ण गुणज हो। यहाँ ये बात ध्यान रखनी है कि अगर किसी कक्षा के कोणीय संवेग का मान NH/2π का पूर्ण गुणज हो तभी इलेक्ट्रॉन उन्हीं वृत्ताकार कक्षों में गमन करेगा, वरना उन वृत्ताकार कक्षों में गमन नहीं करेगा। जो कोणीय संवेग होता है जिसको MVR के द्वारा प्रेजेंट करते हैं वो पूर्ण गुणज होना चाहिए NH/2π का। यही निल्स बोर की चौथी बात थी। अब देखिए यहाँ जो m है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को दर्शाता है, जो v है वो इलेक्ट्रॉन के वेग को दर्शाता है, जो r है वो कक्षा या कोश की त्रिज्या को दर्शाता है, जो n है वो कक्षा की संख्या मतलब k कोश, n कोश, l कोश, इन सब के लिए आपको n का मान बताया है उसको दर्शाता है, और जो h है वो प्लांक स्थिरांक को दर्शाता है, जिसका मान हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ाई था 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। यहाँ पे जो पाई है, पाई का फिक्स मान आपको पता ही है 3.14 या फिर 22/7 लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी हम बात करते हैं किसी परमाणु की, तो परमाणु में अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने उच्चतम ऊर्जा स्तर से निम्नतम ऊर्जा स्तर में जा रहा है, मतलब ऊपर से नीचे जा रहा है, तो वो हमेशा जो एनर्जी है वो उसको एमिट करता है यानी उत्सर्जित करता है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर में जाएगा तो वो हमेशा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, यानी उसको एनर्जी चाहिएगी ताकि वो अपने उच्चतम ऊर्जा स्तर में जा सके। ठीक है, अब जैसे इस चीज़ को हम यहाँ पढ़ सकते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो वो निम्नतम कक्षा में आता है। ऑब्वियस सी बात है, पहले किसी के पास बहुत सारी ऊर्जा थी, ठीक है, और फिर उसने ऊर्जा का उत्सर्जन किया, यानी उसकी ऊर्जा के मान में कमी आ गई। अगर उसकी ऊर्जा के मान में कमी आती है तो वो ऑब्वियसली नीचे की ऊर्जा स्तर में आएगा, अपने नीचे का जो कक्षा है उसमें आएगा। और अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा को ग्रहण करेगा, यानी उसके पास ऊर्जा की मात्रा में वृद्धि होगी। अगर उसके पास ऊर्जा की मात्रा में वृद्धि होती है तो वो निम्नतम ऊर्जा स्तर में नहीं रहेगा, वो खुद से उच्चतम ऊर्जा स्तर में जाएगा। यानी जब भी अवशोषण होता है तो इलेक्ट्रॉन उच्चतम ऊर्जा स्तर में जाता है, और जब भी उत्सर्जन होता है तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निम्नतम ऊर्जा स्तर में आ जाता है। ध्यान रखिएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा स्तर में जा रहा है या फिर उच्चतम ऊर्जा स्तर में जा रहा है, इस टाइप का ये जो प्रोसेस होता है इसी को नाम दिया गया है इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण। कभी कभी पूछ लिया जाता है इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण क्या होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को उत्सर्जित करता है तो वो निम्नतम ऊर्जा स्तर में आता है, और अगर वो ऊर्जा को अवशोषित करता है तो वो उच्चतम ऊर्जा स्तर में जाता है। तो इस टाइम जो संक्रमण होता है वही कहलाता है इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण। ठीक है, अब देखिए हर मॉडल की तरह बोर मॉडल में भी कुछ कमियां रही थी, इसी वजह से यह असफल हो गया था। तो बोर मॉडल में क्या कमियां रही वो हम पढ़ेंगे। देखिए बोर का जो परमाणु मॉडल था वो केवल हल्के नाभिकों पर, मतलब जो एक परमाणुीय नाभिक जैसे हाइड्रोजन है वो, उसके ऊपर ही ये नियम जो था वो अप्लाई हो सकता था। जो बड़े परमाणु थे उनके ऊपर ये नियम अप्लाई नहीं हो पाया था। तो इसकी असफलता का सबसे पहला कारण तो यही रह गया कि सिर्फ जो छोटे परमाणु हैं उनके ऊपर ये नियम लागू हो रहा है, बड़े परमाणुओं पे नहीं हो रहा। तो असफलता का मेन रीज़न इसका यही था। दूसरी बात कि यह एटॉमिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, किस तरीके से ये पाया जाता है, इसकी व्याख्या बोर के मॉडल में नहीं की गई थी। बोर ने ये नहीं बताया था कि परमाणुओं के द्वारा अणुओं का निर्माण किस टाइप से होता है।
ठीक है। नेक्स्ट कि बोर जो है ये जीमान प्रभाव और स्टार्क प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सका था। अब देखिए कि जीमान प्रभाव और स्टार्क प्रभाव होता क्या है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ये आपको ध्यान रखनी है। देखिए अगर हम जीमान प्रभाव की बात करें तो अगर चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखाओं का विपाटन होता है तो वह कहलाता है, सॉरी ये पाटन नहीं है, यहाँ सिर्फ विपाटन है, कि अगर चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखाओं का विपाटन होता है तो वो कहलाता है जीमान प्रभाव, ठीक है। और अगर विद्युत क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन होता है तो वो कहलाता है स्टार्क प्रभाव। तो जीमान प्रभाव और स्टार्क प्रभाव में आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बस जो उनका क्षेत्र है वो ध्यान रखना है। अगर चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखाओं का विपाटन होता है तब वो कहलाएगा जीमान प्रभाव, लेकिन अगर विद्युत क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखाओं का विपाटन होता है तो वो कहलाता है स्टार्क प्रभाव, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।